हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। तो रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी। हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आज रिवीजन सीरीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स। आज हमें किसकी बात करनी है कि लोग रिसोर्स की तरह किस तरह से काम कर सकते हैं। यानी कि सारे हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में यानी कि ब्लेज ऑफ पालमपुर में देखा था कि लैंड रिसोर्स होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में रिसोर्सेज को डिस्कशन किया था। लेकिन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पीपल एज अ रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की तरह किस तरह से काम करता है और एक पीपल को रिसोर्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो ये हमारा वन शॉट रिवीजन है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को एक ही शॉट के अंदर या एक ही बार में पूरा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, पीपल किस तरह के से रिसोर्स की तरह काम करते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से हम पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, किस तरह से पीपल को एज अ रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड, व्हाई, यानी कि पीपल को हमें रिसोर्स में कन्वर्ट क्यों करना है। नॉर्मल चीजें चल रही हैं, चलने दें, हमें लोगों को रिसोर्स बनाने की जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और साथ ही साथ क्या है, व्हाट, यानी कि क्या है कि पीपल एज ए रिसोर्स होता क्या है। अगर पीपल को आप रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, अब ये चीज हम दो लोगों की केस स्टडी से डिस्कस करेंगे। किसकी केस स्टडी? पहली साकाल की और बिलास की। ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस करी थी दोनों केस स्टडी। एक साकाल की हमने केस स्टडी देखी थी और एक बिलास की केस स्टडी देखी थी, और हमने कंपेयर करा था पूरा चैप्टर इन दोनों पर्सन के बेसिस पे। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइज मैन एंड वुमेन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में क्लासिफाई कर देते हैं कि मैन को क्या काम करना चाहिए, वुमेन को क्या काम करना चाहिए। मैन ये काम करते हैं, वुमेन ये काम करती हैं। जैसे इन जनरल क्लासिफिकेशन है, जैसे कोई भी डोमेस्टिक वर्क होगा तो वो कौन करती हैं, जनरली वुमेन करती हैं। बाहर मतलब ये पर्सपेक्टिव बन के रखा है सोसाइटी में, ये फिक्स नहीं है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्क होगा वो वुमेन करेगी, लेकिन सोसाइटी के अंदर ये पर्सपेक्टिव है कि बाहर के सारे काम कौन करेगा, मैन करेगा, और जो डोमेस्टिक वर्क होंगे वो कौन करेंगे, वुमेन करेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वर्क को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमें किसको बात करनी है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है, एजुकेशन की बेसिस पे और हेल्थ के बेसिस पे, कि किस तरह की वहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड है और किस तरह का वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से वहाँ का हेल्थ सिस्टम काम करता है। इसके बेसिस पे उस कंट्री की पॉपुलेशन को हम डिसाइड करते हैं। और जो हमारा लास्ट जो हमें डिस्कस करना है वो किसके बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के हम क्लासिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से काम करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है ह्यूमन रिसोर्स की। और हमने बात करा था ह्यूमन रिसोर्स में कि किस तरह से, दो तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है असर्ट और सेकंड होता है लायबिलिटी। आप लोग असर्ट कैसे बना सकते हो, आप उनके एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करोगे, साथ ही साथ उनके हेल्थ केयर के ऊपर आप काम करोगे, और फाइनली उन्हें क्या करोगे, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, और किसी भी पर्सन को आप क्या बना सकते हो, किसी भी पर्सन को आप असर्ट बना सकते हो। यानी कि आपके टाइम अभी क्या चल रहा है, आपकी एजुकेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, यानी कि आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, एजुकेटेड किया जा रहा है। कुछ टाइम बाद जब आप पढ़ लिख के तैयार हो जाओगे, जॉब करने के लिए रेडी हो जाओगे और जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप क्या बन जाओगे, आप असर्ट बन जाओगे। अब असर्ट बनने के लिए आपको कंपनी क्या करेगी, कंपनी पहले ट्रेनिंग देगी, आपको सिखाएगी कि काम किस तरह से करना है, किस तरह से चीजें होती हैं। तो आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओ, आप उस कंपनी के लिए असर्ट बन पाओ। और आप किसी कंपनी के लिए असर्ट बनोगे तो आप क्या करोगे, कंट्री के लिए भी असर्ट
बन जाओगे, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी, और कंपनी में कंट्रीब्यूशन आपका है, इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, पूरी के पूरे कंट्री में भी आपका कंट्रीब्यूशन है। तो आप किस तरह से काम करोगे, असर्ट की तरह काम करोगे। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी तब होगी जब आप कुछ भी जो इकोनॉमी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, यानी कि फाइनली क्या हो, आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा, जो अनहेल्दी अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अनहेल्दी पॉपुलेशन है, वो किसके अंदर आ जाएगी, लाइबिलिटी की। अब अनहेल्दी पॉपुलेशन का आप एग्जाम्पल समझ रहे हो कि जैसे आप बीमार होते हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, यानी कि जब आपको फीवर होगा या हेडेक हो रहा होता है तब आपसे कोई बोले पढ़ो तो आप नहीं पढ़ सकते, यानी कि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाओगे, अच्छा अपना एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगी, और फाइनली आप क्या हो जाओगे, फाइनली आप एक लाइबिलिटी बन के निकलोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को असर्ट एंड लाइबिलिटी में। और हम लोगों ने दो स्टोरी भी देखी थी, साकाल और बिलास की। तो साकाल का केस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या था, इनके फादर फार्मर थे, इनकी मदर डोमेस्टिक वर्कर थी, और साथ ही साथ क्या था कि जो साकाल था उसने प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई करी, एजुकेशन पूरी करी, साथ ही साथ इसने वोकेशनल ट्रेनिंग पूरी करी, और फाइनली इसे जॉब मिल गई और इसकी लाइफ क्या हो गई, सेट हो गई। यानी कि इसे क्या मिला, इसे एजुकेशन मिली, इसका हेल्थ का भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिला सारा, और साथ ही साथ इसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने के बाद इसे जॉब मिल गई। लेकिन बिलास के केस में क्या, तो साकार और बिलास की स्टोरी से हमें बेसिकली क्या समझना है, यहां से हमें बेसिकली ये चीज समझनी है कि साकाल को प्रॉपर क्या मिला, प्रॉपर उसकी एजुकेशन हुई, उसे हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छी मिली, साथ ही साथ उसे प्रॉपर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उस बुक किसकी तरह बन के निकला, असर्ट की तरह बन के निकला। लेकिन वहीं जो बिलास का केस है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ना उसको प्रॉपर एजुकेशन मिली, क्योंकि उसके जो फादर थे और जो मदर थे वो फिशर में, मदर भी किस में काम कर रही थी, मदर भी फिश सेलिंग का काम कर रही थी, और मदर के बीमार होने के बाद ये काम किसको करना पड़ा, बिलास को करना पड़ा। तो ना इसे प्रॉपर एजुकेशन मिली आपको, और चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि साकाल को जो बिलास था उसको क्या था, अर्थराइटिस था, यानी कि उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, ना एजुकेशन मिली, ना हेल्थ मिली, और ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिली। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो बिलास था वो क्या रह गया, वो लाइबिलिटी बन गया, और उसने इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया। कि अब इस इमेज में देख सकते हो ये क्या है, ये हमारा साकाल खड़ा है, और ये क्या है, ये बिलास है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आप ये जो बिलास है वो इमेजिन कर रहा है बचपन में कि बचपन में हम सारे लोग साथ में खेलते थे, और आज बिलास क्या, आज साकाल क्या बोल रहा है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आज ये क्या है, प्रॉपर पैसे वाला हो गया है, इसकी जॉब लग गई है, और ये क्या बन गया है, असर्ट। उसी की जगह जो बिलास क्या है, बिलास आज भी किसकी तरह काम कर रहा है, लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, तो आप समझ आया कि किस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स दोनों तरह से काम कर सकता है, असर्ट की तरह भी काम कर सकता है और लाइबिलिटी की तरह भी काम कर सकता है। क्लियर इतना। अब इसी से दो तरह की साइकिल बनती हैं। एक कौन सी साइकिल बनती है, फर्स्ट साइकिल बनती है हमारी वर्चुअस साइकिल, और सेकंड बनती है हमारी विशियस साइकिल। ठीक है, वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल के अंदर क्या होता है, जैसे अगर कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं ए, और ये क्या है, ये एजुकेटेड है, यानी कि ए बी करके कोई पेरेंट्स है, बी ए करके मान लेते हैं, बी ए करके कोई पेरेंट्स हैं, और ये क्या है, एजुकेटेड हैं। अगर ये एजुकेटेड हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपने बच्चों को भी क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी एजुकेटेड करेंगे। यानी कि पढ़े लिखे पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाने में पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता है, और वो अपने बच्चों की एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें भी पढ़ाने का काम करेंगे। सेम क्या होगा, जब ये बड़ा होकर पेरेंट्स बनेगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एजुकेटेड करेगा, क्योंकि इसे एजुकेशन की वैल्यू पता है। तो इस वजह से क्या था, एक साइकिल बन जाएगी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को भी एजुकेटेड करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ये किसके अंदर आ जाती है, ये आता है हमारी वर्चुअस साइकिल के अंदर। लेकिन विशियस साइकिल के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि पी और क्यू कोई पेरेंट्स हैं, और ये क्या है, ये हमारे अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अनएजुकेटेड हैं।
तो इनका जो बच्चा होगा PQR, इनका जो बच्चा होगा R, वो क्या करेगा, वो भी क्या होगा, अनएजुकेटेड होगा इन जनरल। इन जनरल मतलब है कि ये इन लोगों को एजुकेशन का मीनिंग नहीं पता है, इन लोगों को एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता, तो ये अपने बच्चों को भी उतना प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं कर पाएंगे। जब ये एजुकेट नहीं होगा, इसे एजुकेशन की वैल्यू पता नहीं होगी, तो ये भी अपने बच्चे को एजुकेट नहीं करेगा या उसे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि ये भी क्या बन गई, यहाँ भी एक साइकिल बन गई। ऊपर किसकी साइकिल बनी कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट किया, यहाँ पे अनएजुकेटेड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई और वो भी क्या रह गए, अनएजुकेटेड। लेकिन समझो ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि हर बार यही होता है। बहुत से अनएजुकेटेड पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत से अनएजुकेटेड पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन वर्चुअस और विशियस साइकिल का अगर क्लासिफिकेशन समझोगे तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्चुअस साइकिल में क्या होता है, वर्चुअस साइकिल में क्या चलता रहता है, एजुकेटेड पेरेंट्स को एजुकेशन की वैल्यू पता है तो वो अपने बच्चों को भी क्या करेंगे, एजुकेटेड करते जाएंगे। लेकिन अनएजुकेटेड पेरेंट्स में क्या होगा, इन्हें एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता है तो ये अपने बच्चों को भी क्या नहीं करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो वर्चुअस और विशियस साइकिल हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आगे देखते हैं कि हमें क्या देखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हमें बात करनी है टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में। तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि पिछली क्लासेस में भी आपने कई बार इसको पढ़ के रखा है कि किस किस टाइप की हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर एक हमारी एक्टिविटीज है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अब एक बात याद रखना, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा सरवाइव नहीं कर सकता, हर किसी को एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्राइमरी सेक्टर में जनरली क्या होते हैं, ऐसी सारी एक्टिविटीज आती हैं जो नेचर से रिलेटेड होती हैं। यानी कि नेचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। जनरली हम लोग एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का ही लेते हैं, लेकिन नेचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। हाँ ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर से जो हम प्रोड्यूस कुछ भी चीज लेके आएंगे इस सेकेंडरी सेक्टर में उसको मॉडिफाई करेंगे। और फाइनली हमारा क्या होता है, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। यानी कि सर्विस सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लो, तो प्राइमरी सेक्टर से अगर रॉ मटेरियल हमें सेकेंडरी सेक्टर तक लेके जाना है तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। और ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, टर्सरी सेक्टर की तरह काम करेगा। इसका मतलब है ये तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं टोमेटो वाला, जो हमारा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, टोमेटो से टोमेटो केचप बनाना। तो टोमेटो को ग्रो करना कौन सा आ जाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। अब ये जो टोमेटो ग्रो हुआ है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। टोमेटो से टोमेटो केचप बनाने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्विस की। और सर्विस किसके अंदर आ जाएगा, हमारा टर्सरी सेक्टर के अंदर। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, टोमेटो से उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोमेटो केचप के अंदर। तो जो टोमेटो से टोमेटो केचप बनने की पूरी प्रोसेस है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। और बाकी जितनी भी सर्विस होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, टर्सरी सेक्टर। एक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दीज एक्टिविटीज एट द वैल्यू ऑफ देयर नेशनल इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के लिए ये मान सकते हो कि आपकी मदर क्या है, आपकी मदर घर पे खाना बना रही हैं, आप लोगों के लिए फूड प्रिपेयर कर रही हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, या इकोनॉमी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वो क्या है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगा।
जैसे क्या है, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगी, उसके रिस्पेक्ट में टीचर को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं जो नेशनल इनकम में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब इनको हम दो तरह से देखते हैं, एक हमारी क्या होती हैं मार्केट एक्टिविटीज और सेकंड क्या होती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जिसको आप क्या करते हो, जिसको आप अर्निंग करने के लिए या पैसे कमाने के लिए करते हो, वो क्या कहलाती हैं मार्केट एक्टिविटीज। बेसिकली क्या होता है, पे और प्रॉफिट, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट कमाने के लिए या अर्निंग करने के लिए की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन जो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो किसके लिए की जाती हैं, ओनली सेल्फ कंजम्पशन के लिए। ठीक है, जो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपनी खुद की पूर्ति के लिए की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। इनके नाम से ही आप याद रख सकते हो, मार्केटिंग मतलब मार्केट से रिलेटेड होगा, मार्केट में चीजें बेचने जाओगे तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। मार्केट में कुछ भी बेचने जा रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज का मेनली क्या है, हमारा खुद का सेल्फ कंजम्पशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब किसी भी, जो देखो हमने बात करा था कि पॉपुलेशन को अगर आपको क्वालिटी पॉपुलेशन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हेल्थ प्रोवाइड करानी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि एजुकेशन के लिए क्या क्या काम किए गए, यानी कि एजुकेशन फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए गए, गवर्नमेंट क्या क्या रिफॉर्म लेके आई, क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी गई हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने में एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखो, वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्या होता है, आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। स्किल बेस्ड एजुकेशन मतलब आफ्टर वोकेशनल एजुकेशन के बाद आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि नॉर्मल एजुकेशन में तो सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज दी जाती है, बुक में ही आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्या होता है, आपको बुक की एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी दी जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन आप क्या कर सको, आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सको, छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सको। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप अपना काम स्टार्ट करोगे इसका मतलब है आप क्या करोगे, अर्निंग करोगे, और अगर आप अर्निंग करोगे तो आप क्या करोगे, जीडीपी में या नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन करोगे, और अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो आप किसकी तरह काम करोगे, आप काम करोगे एसेट की तरह। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, साथ ही साथ लिटरेसी रेट, टाइम के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करा है। इंक्रीज कैसे करा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट लिए हैं जो लिटरेसी रेट है या जो लोगों की लर्निंग है उसको इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अब कंट्री के अंदर अभी भी ये बात देखने के लिए मिलती है कि जो मेल का लिटरेसी रेट है वो कंपैरेटिवली फीमेल लिटरेसी रेट से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि फीमेल का बीच में एजुकेशन छुड़वा दी जाती है, कई बार उन्हें एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करने दिया जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, कंपेयर टू बिहार वाला रीजन देखोगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, 62% लोग वहाँ पे एजुकेटेड हैं। यानी कि केरला के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं और कंपेयर टू बिहार में बहुत कम एजुकेटेड लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो चांसेस किसके हैं, कहाँ पे असर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, हाँ बेसिकली क्या है, चांसेस हैं कि केरला वाले रीजन से आपको ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगी कंपेयर टू बिहार वाला रीजन। नेक्स्ट बात करोगे तो क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करा गया है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करा गया है। 151 करोड़ फर्स्ट प्लान में था, उसके बाद 99,300 करोड़ इन 2020-21। यानी कि ये क्या है, हम लोग अपने एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग क्या हो पाएँ, लोग एजुकेटेड हो पाएँ, पढ़ लिख पाएँ, और हम जो लाइबिलिटी हैं उसे हम किस में कन्वर्ट कर पाएँ, उसे हम असेट में कन्वर्ट कर पाएँ।
साथ ही साथ क्या है, तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करोगे तो देखो हम लोगों ने लिटरेसी रेट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। 18% 1951 में था, और आज के टाइम पे अगर बात करोगे तो 2018 के टाइम पे क्या था, हमारा 85% लिटरेसी रेट देखने के लिए मिल रहा था। यानी कि हमारा लिटरेसी रेट, जो गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है, गवर्नमेंट जो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, उसका भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और हमारा 85% जो लोग हैं वो क्या हैं, वो इस टाइम एजुकेटेड हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी भी जो हम अपना जीडीपी का जो शेयर है एजुकेशन पे, वो बहुत ही कम खर्च कर रहे हैं। देखने के लिए मिलेगा आपको क्या, 0.64% 51-52 में हम लोग अपने जीडीपी का शेयर खर्च कर रहे थे, और 3.1% 2019-20 में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी भी ये क्या है, अभी भी ये 3% के अराउंड ही देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप अपना एजुकेशन का मैक्सिमम, अगर ये आप अपना परसेंटेज इंक्रीज नहीं करोगे, तो लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगी, लोगों को अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो कि आप बहुत से गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉपर तरीके से बुक्स नहीं मिल पाती हैं, प्रॉपर टीचर, वहाँ पे जो बोर्ड हैं अभी भी कैसे यूज किए जा रहे हैं, वहाँ पे बोर्ड अभी भी ब्लैक बोर्ड यूज किए जा रहे हैं और चौक से लिखा जा रहा है। तो ये क्या है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो, या अपना जीडीपी का जो परसेंटेज आपको खर्च करना चाहिए वो आप खर्च नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपके यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है वो उतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रहा है। और हमारे अब जो इंक्रीज हुआ है उसके पीछे का कुछ कुछ अभी आपको समझ आएगा, उसके पीछे डेफिनेशन भी काम करती है। हमारे यहाँ की जो लिटरेसी की डेफिनेशन है वो ये है कि जो 7 ईयर और अबव से लोग हैं, उन्हें एक लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आता है, तो वो सारे के सारे लिटरेट कंसीडर हो जाएंगे। तो ये हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन है। तो कई बार इसके रीजन से भी जो हमारे नंबर हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा बजट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करना है, एजुकेशन के लिए खर्च करने का ट्राई करना है। बात करा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, और हम लोगों ने एजुकेशन में देखा कि किस तरह से हमारी कंट्री की जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रही है, किस तरह से हमारा जो बजट है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, बजट का हम लोगों ने बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लिमिटेड पार्ट किसको अलॉट किया है, एजुकेशन को अलॉट किया है, और उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला है। और डिस्कस कर लेते हैं और क्या है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था सर्व शिक्षा अभियान। अब इसको अगर सर्व शिक्षा अभियान को बात करोगे तो इसका मेन एम क्या है कि सभी को हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। कितने लोगों को, जो एज ग्रुप कहाँ से एग्जिस्ट करता है, 6 से 14 ईयर के, यानी कि 6 से 14 ईयर के जितने भी बच्चे हैं उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें सारे बच्चों को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। कब तक, 2010 तक। 2010 तक जो 6 से 14 ईयर के जितने बच्चे थे उन्हें हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी थी। ये एम किसका था, ये एम था सर्व शिक्षा अभियान का। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आ जाओ चॉकलेट देंगे, कि आ जाओ या टॉफ़ी खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, या कुछ एक बार स्कूल तो आ जाओ, इस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम किस लिए, कि बच्चे आएंगे, यानी कि बच्चों को फूड प्रोवाइड कराएंगे, बच्चों को खाना प्रोवाइड कराएंगे, तो एटलीस्ट बच्चे खाने की वजह से क्या होंगे, खाने की वजह से तो एटलीस्ट स्कूल में आएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, उसके लिए स्टार्ट किया गया मिड डे मील स्कीम। और इसके अंदर क्या था, पहला तो एम था कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को रिटेंशन करना है, बच्चों को बुलाना है स्कूल के अंदर, साथ ही साथ उन्हें न्यूट्रिशन फूड भी प्रोवाइड कराना है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी देखने के लिए मिलती है उन न्यूट्रिशन को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ क्या था, विलेज लेवल पे, यानी कि ऐसे गांव लेवल पे, या जहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल अवेलेबल नहीं है, या जहां पे बहुत बड़े बड़े स्कूल अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या स्टार्ट करे गए, वहां पे नवोदय विद्यालय टाइप स्टार्ट करे गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से क्या हो, ऐसे बच्चे जो गांव के अंदर या जो ऐसे एरिया हैं जहां पे अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पे इन नवोदय विद्यालय की हेल्प से गवर्नमेंट ने क्या किया, बच्चों को, जो स्किलफुल वर्कर बच्चे हैं, स्किलफुल बच्चे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, किनकी हेल्प से, नवोदय विद्यालय की हेल्प से।
तो हम लोगों ने किसकी बात करी थी? हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात कर ली है, अब हमें किसकी बात करनी है? हेल्थ के बारे में। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से हेल्थ को एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, किस तरह से एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, लोगों को असर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी गई, वो सारी बात हम लोगों ने कर ली। और हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन किया गया या गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म लेके आया उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। लेकिन अब हमें बात करना है किसकी? हेल्थ। क्या करना है? टाइम के अकॉर्डिंग देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब तक लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो एजुकेशन पे भी क्या नहीं कर पाएंगे? एजुकेशन पे भी अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर अच्छी एजुकेशन लेने के लिए या अच्छी तरीके से अपने काम में 100% एफिशिएंसी के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? उसके लिए आपको प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? उसके लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही साथ क्या होगा? अगर हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों का क्या होगा? पर्सन का जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है इलनेस से लड़ने की, वो इंक्रीज करेगी। यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अब किसी को पहले से ही कोई बीमारी है और साथ ही साथ उसे कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी तो उसका जो हेल्थ है वैसे ही डिटोरिएटेड है, वैसे ही खराब है। जैसे हम लोगों ने कोविड की टाइम पीरियड देखा था, तो कोविड के टाइम पे क्या बोला गया था? जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे शुगर है या हार्ट रिलेटेड डिसीज है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो ज़्यादा प्रिकॉशन बरत के रखें। क्यों? क्योंकि उनकी जो पहली बीमारी है उसने उनकी बॉडी को पहले ही वीक करके रखा है। तो अगर पर्सन पहले से ही हेल्दी है तो उसकी जो इलनेस से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि हमें अपने हेल्थ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की क्या है? ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ क्या है? अवर नेशनल पॉलिसी टू एम एट द इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड द न्यूट्रिशनल सर्विस विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारी क्या है? जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर हमें क्या करना है? ऐसे लोगों को जो क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रॉपर हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो, अब आपको पता होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कोई पुअर पर्सन को इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि वहाँ का जो एक्सपेंस आता है, जो खर्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी तरफ से एड प्रोवाइड कराती है, अपनी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे अभी क्या चल रही है? अभी एक स्कीम के अंदर क्या है? एक स्कीम के अंदर 5 लाख रुपीस का क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपीस का एक तरह से इंश्योरेंस दी जाती है कि अगर पुअर पीपल कैपेबल नहीं है अपना इलाज कराने में तो वो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट उनका इलाज कराएगी और उसके लिए उनको पर फैमिली में क्या कितने रुपए अलॉट करे जाते हैं? 5 लाख रुपीस इलाज के लिए अलॉट करे जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे लोग हैं, जो पुअर लोग हैं सोसाइटी के, जो क्या नहीं कर सकते हैं? जो अपना इलाज क्या नहीं कर सकते हैं? खुद अपनी इनकम की हेल्प से नहीं करा सकते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए क्या स्टार्ट करा गया? उन सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम चलाती है। जब हेल्थ अच्छी रहेगी तभी वो क्या कर पाएंगे? तभी वो कंट्री के लिए असर्ट की तरह काम कर पाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा? बिल्डिंग ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ जो इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से लोग क्या हैं? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज मिल पाए और जो डेथ रेट के नंबर हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएं। डेथ रेट के नंबर कम होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? अपने आप ही इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डेथ कम होगी। हम लोगों ने बात करा कि अगर मोर्टालिटी रेट हमारी कंट्री का ज़्यादा हो जाएगा इनिशियल टाइम पे ही, तो बच्चे जन्म लेते ही डेथ हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उनका असर्ट बनने का ऑप्शन ही, चांसेस ही नहीं रहेगा। जब वो पैदा होते ही मारे जाएंगे तो क्या उनका असर्ट बनने का कोई ऑप्शन है? तो बेसिकली क्या हो जाएगा? तो वो कभी भी असर्ट बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमें किसकी बात करनी है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या कहते हैं?
किसी भी पर्सन को अनएम्प्लॉयड कब बोला जाता है? जब कोई पर्सन क्या है, जब कोई पर्सन विलिंग टू वर्क है बट नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। ऐसा पर्सन जो क्या है, जो जॉब करना चाहता है पर उसे जॉब नहीं मिल रही है, वो सारे लोग किसके अंदर आते हैं? वो सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में देखने के लिए मिलते हैं। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? वो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जो वर्ड है ना, बिलिंग टू वर्क, ये बहुत लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट डाटा से बाहर कर देता है। समझ आया? मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में या अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में कंसीडर नहीं होगा। जैसे कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो जॉब को सर्च नहीं कर रहा है या वो जॉब नहीं ढूंढ रहा है, तो वो क्या है, वो अपने एग्जाम में ही लगा हुआ है, तो वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आएगा। जब तक आप जॉब सर्च नहीं कर रहे हो, एक्टिवली आप जॉब सर्च नहीं करोगे, तब तक आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आओगे, तब तक आपको अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के हम लोगों ने डिफरेंट टाइप पढ़े हैं। पहला क्या है हमारा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसमें जो ये वाला है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप पढ़ लिख के सब कुछ, आपके पास एजुकेशन होने के बाद भी आप क्या हो? आप अनएम्प्लॉयड हो। तो ये वाला सब एम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने बात करी थी। बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि साल के कुछ टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है या काम नहीं मिलता है, सम मंथ ऑफ द ईयर। यानी कि साल के कुछ टाइम पीरियड में इन्हें काम नहीं मिलता है, या ये क्या हो जाते हैं, या जॉबलेस हो जाते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब फार्मर की क्रॉप पक के तैयार हो रही होती है, जब वो रेडी टू प्रिपेयर्ड होती है, जब वो तैयार हो रही होती है, पक रही होती है, तो उस टाइम पे फार्मर क्या हो जाता है? एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाता है। साथ ही साथ कैजुअल वर्कर में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश हो रही होती है, बहुत तेज पानी गिर रहा होता है, तो उन्हें क्या नहीं मिलता है? उन्हें कहीं भी काम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है या कंस्ट्रक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो भी क्या हो जाते हैं? एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब आपको साल के कुछ टाइम पीरियड में काम करने के लिए ना मिले, वो किसके अंदर आता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। सेकंड हमारा क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है? जहां पे लोग क्या दिखते हैं? लोग तो इस तरह से दिखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये लोग क्या है? ये रियलिटी में एक तरह से अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड मतलब इनको काम नहीं मिल रहा है। मतलब देखने में तो ये लग रहा है कि ये लोग सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई में देखोगे तो ये लोग क्या हैं? अनएम्प्लॉयड में। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे एक फील्ड है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 पीपल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 पीपल की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 5 पीपल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 पीपल्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो 2 लोग हैं वो किस में फंसे हुए हैं? वो लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में फंसे हुए हैं। यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 3 लोगों को ही काम करना चाहिए और 3 लोग ही प्रॉपर तरीके से यहाँ एम्प्लॉयड हैं। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? यूथ इज एजुकेटेड इनफ बट नॉट एबल टू फाइंड द जॉब फॉर देमसेल्फ। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर तरीके से उनको सारे उन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके रखी है, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिल पा रहा है? उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है या जॉब नहीं मिल पा रहा है। अब इसका दोनों पर्सपेक्टिव है। एक उसने बात करी है कि नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाए तो उसको सीखने में टाइम लगता है, साथ ही साथ ये भी कंडीशन होती है कि मार्केट में उतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, मार्केट में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से उसे जॉब मिल पाए। तो ये सबसे खराब अनएम्प्लॉयमेंट है या सबसे बैड अनएम्प्लॉयमेंट में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है। उस पर्सन ने प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लिया है, सब कुछ अटेंड किया है, लेकिन फाइनली उसे जॉब नहीं मिल रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं लास्ट। हाँ, बेसिकली क्या होता है? अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो क्या असर्ट की जगह किस तरह से काम करेंगे? लायबिलिटी की तरह काम करेंगे इकोनॉमी के अंदर। साथ ही साथ क्या होगा? डिक्लाइंग इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप
लाइबिलिटी बन जाओगे तो आपके पास अर्निंग नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, और अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो उसके टाइम पे आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करा पाओगे, तो इसकी वजह से आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी डिक्लाइन करेगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इफेक्टेड। जब अनएम्प्लॉयड हो तो आप अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं दे पाओगे, तो वो भी क्या होंगे, एक तरह से वो असर्ट नहीं बन पाएंगे, और जो धीरे धीरे जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोर डिपेंडेंसी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयड के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे जो लोग हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे ऐसा हो जाए कि आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपके ब्रदर जॉब कर रहे हैं, और ऐसा हुआ कि आपकी फैमिली में 4-5 मेंबर हैं और सिर्फ 2 लोग जॉब कर रहे हैं, बाकी लोग जॉब नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 लोगों का प्रेशर वो सारे, जो 5 लोगों का प्रेशर है वो कौन लोग, 2 लोग ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आओगे तो आपके ऊपर उसका भी प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये इम्पैक्ट भी होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्या होगा, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। बेसिक सी बात है कि आपको क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने अगर प्रॉपर तरीके, जैसे आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हो, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो फाइनली आप क्या हो जाओगे, फाइनली आप होपलेस हो जाओगे, और आप क्या हो जाओगे, आपको चीज़ें बुरा लगना चालू हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि जन्म का सारा जो अर्थ है वो व्यर्थ है, सब कुछ मोह माया है, पढ़ाई लिखाई करने का कोई भी फायदा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मेन पावर, यानी कि जितना मैन पावर है उसका वेस्टेज है, यानी कि जो आपकी कैपेसिटी थी, आप काम कर सकते थे, जब आपको जॉब नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो आपकी मैन पावर का एक तरह से वेस्ट हो गया, आपकी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लेक्चर था, और हम लोगों ने पीपल एज ए रिसोर्स को एक 1 शॉट में कंप्लीटली समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।